नमस्कार बंधुओं, अनुस्वार मंच पर आपका स्वागत है। आज फिर हम एक महान हस्ती के साथ विचार विमर्श करने जा रहे हैं, श्री बुद्धिनाथ मिश्रा जी। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने कम समय में ही हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आप सब लोगों के हित के लिए, आप सब लोगों के लाभ के लिए विचार विमर्श अब हम शुरू करने जा रहे हैं बुद्धिनाथ मिश्रा जी के साथ। स्वागत है बुद्धिनाथ मिश्रा जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब हम चर्चा करेंगे आपकी पत्रकारिता और साहित्यिक यात्रा की, जिससे लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, कुछ आधार मिल सके। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से रही? जी, मेरी प्रारंभिक जो जिंदगी रही है वो बड़ी उथल पुथल की रही है। मेरा गांव समस्तीपुर, जो अब समस्तीपुर कहलाता है, पहले दरभंगा था। हाँ, दरभंगा। तो दरभंगा में ही एक गांव है देवधा, वहाँ मेरा जन्म हुआ। पिताजी थे ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। अरे वाह! मैं सचमुच के विद्वान थे। मैंने जैसे कि वो गणित के आधार पर किस जमीन के नीचे कितने नीचे क्या रखा हुआ है, अच्छा, वो सब जोड़ के बता देते थे। अरे वाह! और वहां निकलता था। तो मैं बहुत उनके साथ में रहा था, लेकिन ये सब सीख नहीं पाया, क्योंकि गांव की स्थिति ये थी कि जो हर साल बाढ़ आती थी। जी सर। बगल में, हमारे गांव के बगल में नदी है करे जी, तो कोसी से मिलती है। तो करे नदी में बाढ़ के कारण हमारा गांव जो है बह जाता था लगभग, यानी सारी फसलें बह जाती थी। तो 10 वर्ष की अवस्था में मुझे बनारस भेज दिया था। काशी में मेरे भाई साहब पढ़ते थे वहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने बचपन से ही संस्कृत ही पढ़ी। जी सर। संस्कृत में ही अमरकोश रटा, अमरकोश के जो श्लोक, उसके कारण क्या हुआ कि अभी अगर मुझे आप पूछे तो मैं सूर्य के 32 शब्द बता सकता हूँ, पर्याय। और वो कंठस्थ है सब, क्योंकि अमरकोश जो है श्लोकबद्ध है देवता के, इसलिए। फिर उसके बाद तर्क संग्रह, ये सब। फिर उसके बाद मैंने व्याकरण से पढ़ना शुरू किया, पाणिनि के व्याकरण का, अष्टाध्यायी के सूत्रों का अध्ययन करना। तो वो चलता रहा काशी में। उसके बाद क्या हुआ कि जब पूर्व मध्यमा होती है हाई स्कूल के बराबर, जी जी जी, उसके बाद हमारे एक अध्यापक थे, उन्होंने कहा कि तुम इसको छोड़ो और अंग्रेजी पढ़ो। तो उन्होंने वो शुरुआत की। और मैंने निजी प्राइवेट में मैंने इंटरमीडिएट किया, उसमें यूपी बोर्ड प्राइवेट दिया जा सकता था। जी, जी। और उसमें अच्छे अंक मुझे मिल गए। तो मेरे भाई साहब ने कहा कि अब तुम जो है बीएचयू में नाम लिखा लो। और बीएचयू में नाम लिखाया तो फिर इन्हें अंग्रेजी में एमए किया। और संस्कृत से सीधे अंग्रेजी में गया। और वहां से निकलने के बाद 2 साल तक मैं कवि सम्मेलन करता रहा। अच्छा। कवि सम्मेलन में इतनी लोकप्रियता और ये प्रतिष्ठा मुझे मिली कि आज अखबार जो है, उस समय आज का जो आज की स्थापना ही हुई थी स्वतंत्रता संग्राम के समाचारों को छापने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी अखबार उस समय स्वतंत्रता संग्राम के समाचारों को नहीं छापते थे। जी सर। तो वो लॉयल थे सत्ता के प्रति। तो उसके कारण वो एक शिव प्रसाद गुप्त थे वहां पर बनारस में, उन्होंने ये निकाला क्या था, उन्होंने बहुत मदद की बीएचयू बनाने में मालवीय जी को, शिव प्रसाद गुप्त। तो उन्हीं का आज अखबार था, उसमें वो ऑफर किया जाता था संपादक को कि आप हमारे यहाँ आइए। तो हमको 20 साल की उम्र थी मेरी उस समय, और मुझे कहा कि साहित्य संपादक आप हमारे यहाँ होइए। तो मैं वहां चला गया। तो फिर बाद में चूंकि हमारा बैकग्राउंड जो था अंग्रेजी का था, तो समाचार संपादक भी मैं हो गया था। तो करीब 10 साल रहा मैं वहां पर। और इसलिए बनारस ही मेरी शिक्षा दीक्षा और परीक्षा का स्थान है। जी। तो आपकी साहित्यिक यात्रा कैसे और कब? और साहित्यिक यात्रा
जी, साहित्यिक यात्रा का जो है प्रारंभ हुआ जब मैं संस्कृत ही पढ़ता था। जी तो सर। एक गुरुकुल जैसा एक विद्यालय था संस्कृत का, गांव से बाहर। जी जी। उसमें रहता था, तो उसका एक उसमें रहने के लिए जो लोग छात्र जो थे वो बेंच लगा करके सो जाया करते थे दिन में, जी रात में, और दिन में उसे क्लास चलता था। तो मुझे जो है जगह मिली, वो पुस्तकालय में एक बेंच था, उस पर मैं सोता था। तो जी। रात में वो पुस्तकालय के जो अध्यक्ष थे वो मुझे चाबी दे दिया करते थे, और मैं रात रात भर लिखना वो पढ़ता रहता था। और उसी में मैंने रामायण, महाभारत, तो छायावाद के कवि, साहित्यकार, उपन्यास, ये सब जो मैंने उसी में पढ़ा था। वहीं से शुरुआत हुई थी। मैंने पूरा इनपुट जो है मुझे वही मिल गया था। बाद में जब मैं बीए में पढ़ने लगा तो मुझे जरूरत पड़ी आर्थिक जेब खर्च के लिए। जी सर। तो आज अखबार उस समय बहुत ही अच्छा भुगतान करता था। भुगतान इस माने में कि जैसे कि रविवार को छपता था, एक लेख छपता था। तो अब सोच लीजिए कि 65 की बात मैं कह रहा हूँ, तो उस समय 15 रुपए एक लेख का मिलता था, और 15 रुपए उसमें बहुत उस समय बहुत अच्छी अच्छा, राशि, अच्छा अच्छी था। राशि थी। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन और उसके साथ खास बात यह है कि रविवार को छपता था, और बुधवार तक आपके हाथ में मनी ऑर्डर आ जाता था। अरे वाह, वेरी इतना फास्ट। प्रॉम्प्ट। मैंने ये परंपरा जो है वो खत्म हो गई, किसी भी अखबार में अब नहीं है। वो देते तो हैं इस तरह से जैसे वो दान कर रहे हो और भिखमंगों को दान कर रहे हो, इस तरह से दे रहे हैं। सही में कह रहा हूं, बड़ा दुख होता है नहीं कि सर, मैं रॉयल्टी देता हूं तो मुझे लगा कि रॉयल्टी के अमाउंट छोटे छोटे भी होते हैं, किताब जितनी बिकती है उसी हिसाब से देते हो। जी मुझे जी। इसलिए इसलिए थोड़ा सा लगा। नहीं, वो नहीं, उस देखिए वो अलग चीज है। लेकिन जो लेख आप छापते हो उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक बात है। तो वो जो एक बार आपको देना होता है तो वो आपको, और जो भी देना हो समय से दे दिए। और क्या। बड़े बड़े अखबार जो है 4 4 महीना, 5 5 महीने के बाद वो देते हैं छोटी सी राशि। तो बड़ा दुख होता है। लेकिन तो उसी उसी राशि से मैंने पढ़ा। जी सर। वो जो पारिश्रमिक मिलता था उस पारिश्रमिक से पढ़ना, तो इसलिए लिखना उसी समय शुरू हो गया था जब मैं बीए में था। और कविता भी लिखता था, लेकिन कविता से ज्यादा मेरा छपता था लेख, कहानियां, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा मिलता था। और कविता में 5 रुपया मिलता था, कहानी में 20 रुपया मिलता था। तो इस तरह से करके मैं जो वो लिखना शुरू किया, और बाद में जाकर के वो सिद्धहस्त हो गया, तो लिखता पढ़ता। फिर धर्म वगैरह में काफी छपा था मैं। जी सर, बहुत रेगुलरली है। तो किसी साहित्यकार विशेष से या किसी पर्सनालिटी से या किसी रिश्तेदारी से या फादर से वगैरह वगैरह, अगर आपको कोई प्रेरणा मिली साहित्य के लिए तो उसका उल्लेख करना चाहेंगे? साहित्यकार का क्या कहें, हम लोग बचपन में, जैसे मैं जिस गांव में था, तो उस गांव के जीवन में जो सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जन्म से लेकर के मरण तक विद्यापति के गीत गाए जाते थे। हाँ, वो इलाका ही वही है। तो दो दो व्यक्तित्व जो है वो हम लोग के लिए जीवन के अभिन्न अंग है। एक तो सीता, सीता का व्यक्तित्व जो है, वहां पर सीता को जन्मस्थली है वहीं पास में। बेटी के रूप में मानते हैं कि मिथिला की बेटी थी। जी। तो सीता के प्रति जो आदर और अपनत्व है वो, और विद्यापति के गीत, ये दो चीजें जो थी मुझे लेकर के आगे बढ़ी। और फिर जो आगे जब बनारस में आया तो तुलसीदास मिले, जो कि विद्यापति की तरह से ही थे। लोग घर व्यक्ति व्यक्ति में प्रभावित थे, करते थे। तो ये जो है मुख्य रूप से हुए। फिर बनारस में जब आया तो चूंकि मेरा हिंदी का नहीं था, हिंदी में मेरा रास्ता जो था वो या तो संस्कृत था या अंग्रेजी था। तो उसमें जो है हिंदी के विद्वानों से मेरा परिचय बाद में हुआ, जब मैं संपादक हो गया था। तो जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हुए, इन सब से जो मेरा परिचय हुआ वो बाद में पढ़ाई के बाद। जी। प्रेरणा के स्रोत रहे। गुड। तो
पहली जो रचना आपकी प्रकाशित हुई वो कविता थी या आलेख था या क्या? पहला आलेख छपा था। अच्छा। और 1965 में एयरपोर्ट। और आलेख भी जो था वो शीर्षक था कि मिथिला की टूटती परंपरा श्यामा चकेबा। ये वाह। श्यामा चकेबा जो है ये शरद ऋतु में हाँ सर। लड़कियों के लिए रात में खेलने के लिए, गाने के लिए वो एक बहुत बड़ा 15 दिनों तक वो बाहर निकल करके नाचती थी, गाती थी। और इस परंपरा का उस परंपरा पर मैंने पहली बार नहीं, सही है। तो अल्टीमेटली आप किस विधा से अधिक प्रभावित हुए, कविता से या कहानी से या आलेख से? मैं किस विधा, मुझे तो देखिए मैं जो चिंतन प्रधान जो चीजें हैं उन पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, उस पर काम करता हूँ। जैसे मैं रामायण में भी तुलसी रामायण को कम पढ़ता हूँ, वाल्मीकि रामायण को पढ़ता हूँ। जी सर। और प्रायः मैं ये देखिए मेरे पास में ये रखा हुआ है टेबल पर, ये वाल्मीकि रामायण का। तो इसको ले करके और मैं 2 अध्याय 3 अध्याय पढ़ता हूँ। और वो जैसे कि आज मैं बता रहा हूँ कि आज का मैं जो पढ़ा कि जो वो दंडक वन में राम और सब पर्णकुटी बना करके पंचवटी में रहने लगे थे, तो जो शूर्पणखा आई, शूर्पणखा ने जो सीता के कुरूपता का वर्णन किया, उससे मुझे आज के समय के जो राजनीतिक पार्टियों के जो बयान है उसमें बहुत तालमेल मिलता है। जी सर। क्योंकि सीता को असती कहा, कुरूपा कहा, विरूपा कहा, और वो किसी लायक नहीं है तुम्हारे, मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें जंगल में घुमाऊंगी, ये शूर्पणखा कह रही है। तो ये क्या होता है कि यदि मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूं या मैं अपना सप्लीमेंट करूं इस बारे में, जो मेरी रीडिंग है जी, रामायण काल में महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च स्थिति थी। ठीक है, वो 19-21 कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसा मैंने पढ़ा है कि स्त्री के प्रणय निवेदन को ठुकराना मना था शास्त्री तौर से, और इसीलिए शूर्पणखा के उसमें आप देखेंगे, ठीक है, शूर्पणखा अपने संवाद में ये कहती है कि हे राम, मेरे प्रणय निवेदन को मत ठुकराओ, तुम्हें भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। नहीं, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है ऐसा। वाल्मीकि रामायण में नाक कान काटने का भी जो है लक्ष्मण ने तब किया जबकि राम ने आदेश दिया, क्योंकि वो खा जाना चाहती थी सीता को। सीता को मार डालने के लिए जब आगे बढ़ी तो राम ने कहा कि भाई देखो लक्ष्मण, तो वो लक्ष्मण दौड़ कर गए। और उस समय भी ये था कि स्त्री का वध नहीं किया जाता था, तो उसका नाक कान काट करके वो बेइज्जती करना हुआ। वो तो सही, वो तो सही है, वो उसमें कोई प्रणय निवेदन का जो है उसमें भी पूरा तर्क दिया है। हाँ। राम ने कहा कि मेरा विवाह हो चुका है और तुम्हारी जैसी योग्य और वीर स्त्री कोई सपत्नी नहीं चाहेगी, सौत नहीं चाहेगी, सौत नहीं चाहेगी, ठीक बात। इसलिए तुम जो है विकल्प देखो। तो वो फिर जो अभी थोड़ी देर पहले वो कह रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो। हाँ। तो मैं इस औरत को, मैंने सीता को और लक्ष्मण को मैं खा जाऊंगी। जी, ये देखिए राक्षसी वृत्ति क्या होती है, यही उसमें जो प्रेम निवेदन भी है। तो अगर ये है कि अगर प्रेम नहीं हमारा ठुकराओगे तो मैं खा जाऊंगा, तो ये कैसा प्रेम है। तो उसमें तब क्या हुआ कि लक्ष्मण के पास में, लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो दास हूं, मैं राम का दास हूं, तो तुम दासी बनकर के रहना नहीं चाहोगी। इसलिए फिर वो राम के पास गई और कहा कि नहीं करोगे तो मैं ऐसा करूंगी। तब कहा कि मैं इसको खा जाती हूँ, तब तुम्हारे सपत्नी वाली बात खत्म हो जाएगी और मैं तो ये है उसका मूल जो है रूप ये है। अच्छा। और साहित्यकार का अपना दृष्टिकोण होता है, नजरिया। हाँ, तुलसी
अब वो इसके कारण तो आज मैं पढ़ा था, तो चूंकि अभी नया नया पढ़ा मैंने, जी तो सर। मुझे लगा कि बड़ा तर्क संगत ढंग से उसको प्रपोज। लिया है। जी सर। अब यदि संभव हो तो आप अपने रचना संसार के बारे में कुछ बताएं, अपनी जी कृतियों के बारे में, और उन नाम भी उल्लेख करें, कर सकते हो तो करें, कुछ प्रमुख कृतियों। जरूर 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 जरूर। मेरा जो मैं जो मंच पर आया था 1969 में, एमए करने के बाद कवि सम्मेलन में आया। जी सर। कवि गोष्ठी में पहले आया, फिर कवि गोष्ठी से कवि सम्मेलन में आया। जी सर। तो मेरा एक गीत था जो उस समय काफी लोकप्रिय हुआ था, और उस गीत ने मुझे 6 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में आ गया। जगमगा दिया, नाम कर दिया था। दैट्स ग्रेट। और वो था कि देखिए जून का महीना था, जी। और उस समय मेरा ये गीत था कि मैं सुनाएंगे आप क्या? उसको मैं सुनाता हूँ, एक लाइन उसकी पंक्ति, टेक जो है। नाच गुजरिया नाच, नाच गुजरिया नाच की आई कजरारी बरसात री, सतरंगे सपनों में झूमी आज अनहरिया रात री, नाच गुजरिया नाच। तो ये गीत जो है एक पहली गुजारिश बार। है, एक गुजारिश है, अगर आप पूरी कविता उपलब्ध हो तो हम दर्शकों के लिए सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हाँ, ये मैं दे दूंगा। ऐसे वीडियो इस पर भी, यूट्यूब पर भी बहुत सारे गीत हैं मेरे। जी सर। और वो चूंकि वीनस ने एक बार मेरा रिकॉर्ड बनाया था, कैसेट बनाया था, जी तो सर। उसको काट काट करके उन्होंने दिया हुआ है कई बहुत सारे गीतों का। तो इस गीत को सुनने के बाद उस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे आचार्य सीताराम चतुर्वेदी। बहुत बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे वो। तो जो सब मानते थे, मालवीय जी भी उनका आदर करते थे। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी ने कहा, मुझसे वचन लिया कि तुम बंबई नहीं जाओगे। इसका कारण ये था कि समीर के पिता, जो अभी समीर है ना, तो उन गीतकार समीर फिल्म के, उनके पिता जो थे वो अनजान जी थे, जो जिन्होंने खाई के पान बनारस वाला ये सब लिखा था। तो वो बनारस के थे। बनारस के होने के अब लेकिन बंबई चले गए, तो बनारस के लोगों ने उनको जो है वो बहुत माफ नहीं किया। फिर इसलिए मुझसे कहा कि तुम अनजान की तरह से उसमें नहीं जाओगे। और फिर कई बार मुझे बंबई जाने का न्योता मिला, लेकिन मैं नहीं गया इसका। तो पहला गीत ही जो मुझे जो काफी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया था। और उसके बाद आपका म्यूट है संजीव जी, आपका म्यूट है। वो म्यूट हो गया, सॉरी। तो उसके बाद लगभग 2 साल के बाद, या 1 साल समझिए, के बाद मेरा वो गीत आया, लिखा था मैंने। तो एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो। वाह, क्या शब्द लिखे हैं आपने, गजब। उसका ये है मछली में बंधन की चाह हो, वाह। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। तो हुआ ये कि मैं जब ये गीत लिखा था, उसके कुछ दिनों के बाद आचार्य विष्णुकांत शास्त्री, जो उस समय कलकत्ता में प्रोफेसर थे हिंदी के कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और भारती जी के बहुत करीब थे। अच्छा। धर्मवीर भारती जी के। और बल्कि आपको याद होगा कि जो बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी 78 में, तो ढाका जाकर के रिपोर्टिंग की थी भारती जी ने, जिस पर उनको पद्मश्री भी मिली थी। जी। तो उन्होंने लेकिन भारती जी तो बंगला जानते नहीं थे। शास्त्री जी
बंगला इस तरह से बोलते थे जैसे कोई बंगाली बोलता हो। ओ तो अच्छा शास्त्री जी के साथ वो गए थे ढाका, अच्छा अच्छा अच्छा। और शास्त्री जी बताते हैं कि ये क्या बोल रहा है उसका। तो उसके बाद देखो, तो वो आए थे बनारस, जी सर। विष्णुकांत शास्त्री जी। जी और वहां हमारे एक अग्रज थे पद्मधर त्रिपाठी, जो बाद में ज्ञानपीठ में निदेशक भी, ये संपादक भी हुए थे। जी सर। तो वो हमारे साथ थे। तो वो कहे कि चलो शास्त्री जी आए हैं उनसे मिलने के लिए। तो हम लोग गए कहाँ पर मिलने के लिए, तो जयशंकर प्रसाद जी के घर पर। जी शास्त्री जी आए जयशंकर प्रसाद जी के घर पर, वो रत्नाकर जी से मिलने के लिए, उनके पुत्र थे रत्नाकर जी। और वो कामायनी की पांडुलिपि देखने के लिए आए थे। अच्छा तो हस्तलिखित, वाह। हस्तलिखित पांडुलिपि थी। तो हम लोग वहीं पर बैठे थे। बाद में तो उसके बाद शास्त्री जी ने, पद्मधर जी ने कहा कि बुद्धिनाथ भी बहुत अच्छा लिखता है। तो अच्छी कविताओं के वो बहुत बड़े प्रेमी थे। जी शास्त्री जी की विशेषता थी कि जो कविता उनको पसंद आती थी वो उन्हें याद हो जाती थी। ओ बहुत जबरदस्त, इतनी अच्छी से। बहुत बड़ा गुण था उनमें। बहुत सही। तो उन्होंने कहा कि चलो सुनाओ। तो वहीं पर प्रसाद जी के जो आंगन में एक छोटा सा शिव मंदिर संगमरमर का जी सर। है। वहीं उसी के फर्श पर बैठ करके हम लोग तीनों बैठे। तब मैंने उनको ये गीत सुनाया। जी कौन, मैं सुनना, हम लोग सुनना जाल चाहेंगे। फेंक जाल फेंक रे अच्छा मछेरे। अच्छा बहुत तो सुंदर। उन्होंने कहा कि ये कहीं छपा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं कहीं छपा है। तो उन्होंने कहा कि लिख के दो। और फिर उसके बाद मैंने लिख के दिया। तो उसी पर उन्होंने एक टिप्पणी लगा दी कि भारती जी को चिट्ठी लिखी कि भारती जी, ये मेरी काशी यात्रा की उपलब्धि है ये गीत। इसे अच्छा आप धार्मिक इसे आप धार्मिक में स्थान दें। तो उसके बाद जब वो गया तो धार्मिक में छपा, जनवरी 72 में छपा ये था। और जब उस समय 4 लाख उसका सर्कुलेशन था। हाँ, धार्मिक का तो बड़ा लंबा कर। वो बांग्लादेश यात्रा की रिपोर्टिंग के समय उसका बहुत लोकप्रिय हो गया था धार्मिक को। तो अब उसमें छपने से ये हुआ कि बीबीसी में थे उस समय ओंकारनाथ श्रीवास्तव, वो भी आए थे ढाका बांग्लादेश की लड़ाई के बारे में बोलने के लिए। जी तो वो बनारस आए इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा। और आज भी नॉन इरेजेबल रिकॉर्ड के रूप में बीबीसी में ये रखा हुआ है। तो कभी कभी बजता है वो। तो ये इस गीत ने तो मुझे बहुत ही आगे, जैसे लगा कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्फोट हो गया हो। गीत ही आपने ऐसा लिखा है, और कितनी मैंने सुंदर भावना के साथ साथ जो कैसे आपने उसमें उपमा जो करी है वो बहुत ही अलग तरीके से रूपायित हुई है। संजीव जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा कि गीत मैंने लिखा नहीं। ये गीत मैंने लिखा नहीं, क्यों, मुझसे लिखाया गया। माँ सरस्वती ने लिखा है। हाँ, नेचुरली हम लोग तो उनके आदेश का, माँ के आदेश का ही पालन। इसके लिए मैंने एक और गीत लिखा सरस्वती पर। हाँ। और सरस्वती पर जो है वो मैंने सरस्वती को बूढ़ी दादी की तरह से माना। हम लोग की सबसे वयोवृद्ध माँ वही है, सरस्वती। तो वो गीत है कि अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, जो भी मैं लिखता हूं वो कविता हो जाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, जो भी मैं लिखता हूं वो कविता हो जाती है। ये अनुभव होना चाहिए कवि को। नहीं, ये मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, मतलब कोई, जैसे प्रबंध काव्य मैंने लिखना शुरू किया था उर्वशी पे, लेकिन हमने पुरुरवा यानी दिनकर जी वाली कहानी पे नहीं लिखा था। हमने अर्जुन और उर्वशी का उनका जो वो एपिसोड है उसको, हाँ बिल्कुल, महाभारत में। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम शुरू में कुछ सर्ग तो लिख गए,
उसके बाद 4 साल में पूरी हुई किताब। वो जब तक वो भीतर से नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वासव दत्ता पर जो मैंने प्रबंध कविता लिखी, वो सुबह चाय के साथ शुरू की थी और डिनर के थोड़ी देर बाद तक खत्म हो गई। अरे बाप। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आप जोर से कोशिश से नहीं लिख सकते। माँ की दया होगी तो वो अपने आप ही लिखवा देती है। तभी होगा, बिल्कुल सही बात। तो आगे बढ़े सर। हाँ जी, तो मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ कि मेरा पहला काव्य संग्रह जी सर इसी शीर्षक से छपा था 83 में। ओह वेरी गुड। 1983 में पारिजात प्रकाशन पटना में है। शंकर दयाल सिंह उसके मालिक थे। शंकर दयाल सिंह जी मुझे बहुत मानते थे जी सर। तो उन्होंने ही इसको छापा था, जाल फेंक रे मच्छेरे करके। जाल फेंक रे मच्छेरे, ये टाइटल हाँ, उसी शीर्षक से पहला गीत छपा था, गीत संग्रह छपा था। और कुछ संग्रहों के नाम अगर आप उल्लेख कर सकें। हाँ, उसके बाद जो है एक 2001 में जाड़े में पहाड़, फिर उसके बाद 2005 में शिखरणी। हाँ, शिखरणी काफी लोकप्रिय हुआ था संग्रह। इसमें 100 से ज्यादा गीत हैं उसमें। अच्छा। शिखरणी, इसका लोकार्पण भी हुआ था मॉस्को में। ईश्वर की कृपा से कई जगह गया हूँ विदेशों में, तो मॉस्को विश्वविद्यालय में आपकी यात्राएं बहुत हैं, मैंने देखा जी। सब लोग आपको जानते हैं सर। जी जी जी। अमेरिका में, कनाडा में, यूके में सब लोग जानते हैं। तो शिखरणी आई और उसके बाद ये ज्ञानपीठ से आया 13 में ऋतुराज एक पल का। ऋतुराज एक पल का जी। अभी 2-3 संग्रह जो है प्रकाशनाधीन है, प्रकाशकों के पास में है। जी सर। और एक तो उत्तरा फाल्गुनी करके है, उत्तरा फाल्गुनी गीत, नक्षत्र, और कुछ और हैं। एक हमारा जो अखबारों में कॉलम लिखता हूँ जी सर, तो उन कॉलमों में से 56 साहित्यिक, क्योंकि साहित्य की कॉलम होते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो 56 आलेखों का एक संकलन शिल्पायन से छपा था 2016 में। निरख सखी ये खंजन आए। निरख सखी, बहुत सुंदर खंजन, क्या नाम। वो पढ़ने लायक है, क्योंकि मैं गीतों की पृष्ठभूमि समझने के लिए एक जो विचार का बड़ा पृष्ठभूमि बनती है, उसी में ना कोई पौधा पनपता है। तो गीत को एक पौध मान लीजिए, तो उसकी जमीन जो है उन आलेखों में है। आलेखों में जी। एक कंपाइलेशन हमारे लिए तैयार कर दीजिए। इंडिया नेट बुक्स विल फील प्राउड। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। आज तय हो गया। आजकल आप कविता लिख रहे हैं या आलेख पर ही कंसंट्रेशन है? दोनों चल रहा है, दोनों चल रहा है। वेरी गुड। दाया बाया दोनों हाथ चल रहा है। किसी को कहीं रोकने के, जब जो होता है भाव आते हैं ना। ये जो जाल फेंक मछली जो है, कौन सी मछली फंस जाए या जाल फेंक रे मछली, ये कविता अगर आप मुझे एक छोटे से नोट के साथ भेजें, भेज दूंगा आपको। तो वो मैं अपने अगले अनुस्वार अंक में हम उसको छापना चाहेंगे। ठीक है, मैं भेज दूंगा। अब की बार के अंक में बलराम जी ने अपनी पहली कहानी और उसके प्रकाशन की पृष्ठभूमि पर लिखा था। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो एक तो मेरे को आपका पता चाहिए होगा ताकि मैं अनुस्वार की प्रतियां आपको भेज सकूं। हाँ, आपको आपके जो व्हाट्सएप नंबर है उसी पर मैं भेज दूंगा। ठीक है, पता भी भेज दूंगा और उसके बाद जो गीत भी भेज दूंगा उसके नोट के साथ। जी जी। और उसके बाद अगर कभी देहरादून आइए तो उसका रास्ता भी बता दूंगा। देहरादून मेरा
मेरा सबसे ज्यादा फैंसी प्लेस है, फेवरेट प्लेस जिसे कहता हूँ। आइए आइए कभी, अभी मत आइए, मार्च में आइए। नहीं, ये मेरे मार्च के बाद। हाँ, फरवरी, फरवरी के बाद मार्च में, मार्च अच्छा रहता है जी, इस समय तो। हालांकि ठंडक तो है, लेकिन ठंड का धूप अलग भी मजा बड़ी है, कड़ी, लेकिन धूप ठंड की। की परेशानी, कंफर्टेबल जी कम रहता है और निकल जी के हाँ, कहीं नहीं जा सकते हैं। जी जी तो आगे मैं चाहूंगा कि जो विधाएं, आपने 3-4 विधाओं पर काम किया, लेकिन जी। अभी आपने बताया कि कविता और कहानी और आलेख पर बराबर काम चलता रहता है, लेकिन आपका प्रेम किससे है? कविता से, देखिए, कहानी से, या? नहीं, कविता का देखिए क्या है कि जो लेख में लिखता हूँ वो कहीं छपता है तो कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन गीत जो है मेरा वो सीधे समाज से जुड़ता है। जुड़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए मुझे गीतकार के रूप में ज्यादा प्रतिष्ठा मिली है, लोकप्रियता मिली है। और उसके साथ लेखक है, मैंने बहुत से आकाशवाणी के लिए रेडियो रूपक भी लिखे हैं, जी सर। संगीत रूपक भी लिखे हैं। जी उन सर। सब का भी एक संकलन का कर रहा हूं। नहीं, वो भेजिए, तो मेरे पास में है। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है वो एक साथ चलती है। ठीक कह रहे हैं। जैसे कविता तो भावना है, आंतरिक दुनिया है, जो शब्दों के माध्यम से हमारी सोच या हमारी भावना या चीज बाहर आती है। लेकिन कहानियों आदि में तो कोई ना कोई विषय वस्तु उठानी पड़ती है। ये बिल्कुल विषय बिल्कुल। वस्तु आप कैसे चयन करते हैं? सामाजिक परिवेश के साथ, या कैसे? थोड़ा सा। जी, उसका कारण है कि मुझे कब सम्मेलनों के कारण या साहित्यिक कार्यक्रमों के कारण या अपने स्वभाव के कारण जी सर। घूमना बहुत पड़ता है। और अभी जैसे मैं 10 दिनों के लिए गांव गया हुआ था और गांव से मैं लौटा हूं। तो इन परिस्थितियों में क्या होता है, गांव को परखने का, समझने का जो अवसर मिलता है, उसको लेकर के मैं कहानी कर, जैसे अभी मैं बहुत आया तो रॉ मटेरियल मुझे मेरे पास बहुत है, अभी परसों में आया हूँ। नहीं, रॉ मटेरियल। गांव का परिवेश जो है ना, वो बहुत खींचता है, जी बहुत खींचता है। मेरा प्रारंभिक 9-10 साल की उम्र तक तो मैं गांव में ही रहा, तो जी अभी जी जी अभी भी वो दृश्य याद आते रहते हैं। जी जी। अब ये ट्रेजेडी ये है कि 50 साल पहले, 60 साल पहले जो मैं गांव छोड़ के गया था, जी, वो गांव तो अब रहा नहीं। ठीक बात है। तीसरी पीढ़ी आ गई और उस नए, जैसे जैसे पीढ़ी आ रही है नई, उसके साथ ही विडंबनाएं भी आ रही हैं। ठीक बात है। जी जी। घर गांव में आप खोजेंगे बहुत से, तो युवक नहीं मिलेंगे। हम्म। एक एक भोज में मैं शामिल हुआ पिछले दिनों गांव में ही। गाँव में जी। उसमें या तो 60 से ऊपर के वृद्ध थे या 10 साल से छोटे बच्चे थे। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी है। सारी युवा पीढ़ी अब शहरों की तरफ उन्मुख हो गई है सर जी। अब वो युवा पीढ़ी वहां चली गई है, घर पूरा सन्नाटा है। सन्नाटा है, गांव का गांव सन्नाटा है। बिल्कुल और ठीक। वो युवा पीढ़ी वहां जाकर के बहुत बड़ा योगदान नहीं कर पा रही। नहीं कर पा रही, क्योंकि उनकी वो वो कहीं बैकग्राउंड नहीं है सर ना। चपरासी है, कहीं ये है वो। यही एक जो है नियोजन की आवश्यकता है कि परिवार में रह करके वो विकास करे। ये जब तक नहीं होगा तब तब तक तक सच्चा विकास नहीं आएगा। तब तक ये सबका विकास नहीं होगा। जी, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूं। और ये जीवन के यथार्थ को मैं कहना चाह रहा हूं कि जब तक परिवार, क्योंकि हमारा देश जो है वो पूरी दुनिया में परिवार के कंसेप्ट को रखने वाला पहला देश पहला है। देश है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और आज भी उस परिवार के बिना, आज हम क्यों ये नहीं कह सकते कि ये हमारी चचेरी बहन है तो हम इसको गाली नहीं दे सकते, बिल्कुल ठीक या बात है। कोई गाली देगा तो हम उससे मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये बिल्कुल। भावना कहां से आती है? ये परिवार की जो भावना हमारे अंदर है उसके कारण।
हमारे संस्कार, मर्यादा के संस्कार हैं, ये अपना मर्यादा के संस्कार हैं, और ये रामायण से हमारे पास सीधे आए। और संबंधों की क्या कहना चाहिए, प्रशंसा या कहना चाहिए मान्यता है। बिल्कुल। आपसे एक छोटी सी अनुमति लूंगा सर। जी बताएं। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने पेश करूं। अवश्य अवश्य, सुनाइए सुनाइए। कविता है पहाड़ पर, जो बात आपने उठाई कुछ मिलते जुलते। जी। नंगा पहाड़ विस्मित है, नहीं दिखते उसे चारों ओर हरियाली भरे वन उपवन। बहुत अच्छा। बाग बगीचे, वृक्ष और लताएं, वनस्पतियां और औषधियां, हरे भरे खेत खलियान, जो थे कभी सबके जीवन के आधार, जिनसे होती थी बरसात, जिनसे विकसता था पर्यावरण, जिनसे नियंत्रित होती थी जलवायु, और जिनसे चलते थे बाजार और व्यापार, जिसका थे वो साधन और स्रोत, जिन पर होता था वहां के निवासियों का कामकाज और अर्थोपार्जन, और बनती थी समाज की अर्थव्यवस्था सदियों से। बहुत बढ़िया। नंगा पहाड़ विस्मित है, नहीं दिखते उसे उत्पात मचाते बंदर, फुदकती गिलहरियां, कुलाचे भरते हिरन, इधर उधर ताकती लोमड़ियां, हुआ करते सियार, चुपचाप भेड़ें, घोंसले बनाते पक्षी, मस्त गाती कोयलें, व्याकुल उड़ती टिटीरी, और प्रकाशित नहीं महसूस होते उनके वक्ष पर रेंगते हुए सरीसृप और जीव जंतु। बहुत अच्छा। नंगा पहाड़ विस्मित है, नहीं दिखती उसे बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, कल कल कर बहती नदियां, टकराती और चुमती उनके कूल किनारे, बहते हुए झरने, सुनाते हुए मृदु संगीत, और कलसों में पानी भरती यौवना। वाह वाह वाह, ये कलसा शब्द का प्रयोग आपने किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद सुना ये। जी सर। आज वो खोजता है अपना हरियाली भरा अतीत, बादलों भरा आसमान, बारिश की झूमती हवाएं, लहराते पेड़ पौधे, खेती करते किसान, फसल काटती औरतें, बागों में फल तोड़ते बच्चे और नाचते मन मयूर। आज वो खोजता है अपनी घाटी में बसे गांव, गोबर और गेरू से लिपे घर, कोलाहल भरी गलियां, खेलते और झगड़ते बच्चे, हुक्का गुड़गुड़ाते बुजुर्ग, चूल्हा फूंकती औरतें और पशुओं का चारा बनाते नौजवान। पर ऐसा लगता है कि विकास की गंगा में बह गया सब कुछ, विकास की गंगा में बह गया सब कुछ, और बच गया केवल सन्नाटा उसके आसपास दूर तक। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये साहित्यकार ही देख सकता है और कह सकता है, ये पत्रकार नहीं देख सकता। तभी मुझे लगता है कि शायद साहित्य को अगर चौथा स्थान न भी दें पत्रकारिता ने, यानी मीडिया ने अगर उसको ऑक्युपाई कर रखा है। आप ये समझिए कि पत्रकारिता का जो उच्च स्तर है वही साहित्यकार का है। जी सर, साहित्य वही साहित्य। तो मैंने कहा मीडिया को चौथा स्थान दे दे तो साहित्य को पांचवा स्थान तो दे दे। बिल्कुल पांचवा स्तंभ कहा जाना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि असली जो है काल, जो कलश है, उसमें जो सामग्री जाती है वो साहित्यकार की ही जाती है। ठीक बात है। रामायण आज से हजारों हजार साल पहले लिखा गया, रचा गया था। ठीक बात है। अब वो आज भी हमारे साथ है, लेकिन कल टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या छपा आज कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता, वो तो पढ़ा और छोड़ रख दिया, फेंक दिया। तो जिसका एक दिन का है, और वही हालत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी है। ठीक कह रहे हैं। कितना शोर शराबा होता है, कोई उसमें से कोई आवाज नहीं आती, बचती नहीं है, बचती है हम लोगों की आवाज, हम लोगों की आवाज। ठीक है। एक और चीज इंगित कर सकता हूं आपके अनुमति से कि विजुअल मीडिया में आज की डेट में 80% 70% जो समाचार आते हैं वो कोर्ट कचहरी पुलिस थाने और कोतवाली से रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल वहीं से लेते ही है, वहीं से लेते हैं। उनका गंगोत्री गोमुख वही है। गंगोत्री गोमुख
उससे क्या बात है। तो विषय वस्तु जब आसपास की होती तो पात्र कैसे गढ़ते हैं, गढ़े जाते हैं? पात्र तो बने बनाए हमारे पास में होते हैं, बने बनाए होते हैं। बने बनाए, तो उसको केवल नाम बदल देते हैं, जी सर। क्योंकि उससे समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो नाम बदल देते हैं। और बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कल्पना जो भी करेंगे वो यथार्थ से ज्यादा सार्थक नहीं हो सकती। ठीक बात है। तो यथार्थ से ही लेते हैं, उसमें थोड़ा सा सीमेंट का काम कल्पना से करते हैं। मतलब ये रचना को आप आरसीसी का कहना चाहेंगे, साहित्य? हम ये कह रहे हैं कि जैसे पहाड़ पर मैं हूं, तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और उनकी अगर दीवार बनाई जाए, तो दीवार बनाने में उसमें जो सीमेंट का काम है वो कल्पना करेगा, यथार्थ वो पत्थर होंगे। यथार्थ पत्थर होंगे। क्या बात करेंगे। तो हमने इसके लिए ऐसे गढ़ सकते हैं आपकी बात को कि साहित्य भी समाज के लिए आरसीसी का काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। इसमें कंकड़ यानी जो क्या बोलते हैं, गिट्टी जो होती है जी, वो सूचना है, हाँ बैकग्राउंड है, बिल्कुल। और लोहे की जो सरिया पड़ रही है वो शिल्प है। जी, अरे बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा, सीमेंट को भावना और अभिव्यक्ति मान सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत अच्छा, भावना सीमेंटिंग ही करती है। बहुत सुंदर, रियली। अगला चीज जो हम चाहेंगे आपसे विमर्श करना, कि सामाजिक परिवेश में आज की डेट में बहुत तेज परिवर्तन हो रहे हैं, क्या साहित्यकार वास्तव में कदम रख पा रहा है उसके हिसाब से? मुझे लगता है कि समाज जिस तरह से परिवर्तित हो रहा है, साहित्य उसको पकड़ नहीं पा रहा है, साहित्यकार नहीं पकड़। ये सही कहा आपने कि पकड़ नहीं पा रहा, तेज हो रहा। हाँ, साहित्य नहीं, समाज को जो आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते, नहीं चला सकते, समाज के साथ आपको चलना पड़ेगा। तो अगर ये नहीं है आप में, और आप लेकर के दम बैठे हुए हैं कमरे में कि मैं बड़ा साहित्यकार, तो आप साहित्यकार नहीं है। सही बात है। मैंने रेणु जी को देखा है। जी सर। रेणु जी क्या रहते थे, फणीश्वर नाथ रेणु, तो बड़ा कथाकार थे। तो वो पटना में रहते थे। जी। पटना में एक छोटी सी जगह पर ही रहते थे, लेकिन वो कथा का तत्व लेने के लिए वो गांव जाते थे। हाँ, मैंने उनकी एक किताब, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मोटी सी किताब है, वो मैंने पढ़ी थी। तो उसमें वो गांव के परिवेश में रह करके गांव का भी लिखते हैं और अपने विचार भी लिखते हैं। मैला आंचल, मैला आंचल, करेक्ट जी। तो मैला आंचल और उस तरह के भी बहुत से उनकी कहानियों में जो जीवंतता है, उसका मूल कारण यही है। यही है जीवन, जब देखिए कथाकार को बिल्कुल जीवन से जुड़ा हुआ और एकदम अपने मन से बहुत ज्यादा उसमें ये जो कहते हैं चर्बी मत डालिए जी। वो चर्बी जो डाल देते हैं इतना ज्यादा कि वो आस्वाद करने लायक नहीं रह जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि लेखकों के द्वारा जो आज के समय में लिखा जा रहा है उसकी उपादेयता में या गुणवत्ता में कुछ कमी आ गई है? क्यों नहीं पाठक प्रभावित होता? उसमें मैं चाहूंगा कि जैसे कि चेखव कहानी लिखते थे। जी सर। देखिए उनको उस समय एक शब्द का पैसा मिलता था। जी सर। लेकिन वो एक शब्द बढ़ाते नहीं थे लोभ में। हमारे रचनाकारों में एक यह है कि उनको जैसे कि कोई नया साइकिल सीखता है तो वो उतरना नहीं जानता है, तो कहीं का कहीं चला जाता है। सही कह रहे हैं। ब्रेक लगाना भी भूल जाता है। तमाम उपन्यासों में मैं यही देख रहा हूं कि वो साइकिल पर चला जा रहा है, उसको उतरना ही नहीं आता है, कहाँ उतरे। सही बात। तो डिजिटल युग में आपको क्या लगता है साहित्य का क्या रूप बनेगा, क्या भविष्य है? देखिए जैसा समाज रहेगा वैसे साहित्य आएगा। जी सर। अगर समाज भ्रष्ट है
उस भ्रष्टता का चित्रण जो समाज साहित्य ही करेगा। बात है। ये आईना की बात नहीं है, दर्पण तो केवल दिखाता है, ये रास्ता भी बताता है कि तुम्हें जो है यहाँ पर काली का इसको ऐसे करके मिटा सकते हो। जी सर। यहाँ पर साहित्य जो है दर्पण से बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है, ठीक बात है। तो ये चीज जो है वो समझना पड़ेगा कि जैसे इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुआ है, साहित्य का अंबार लगा हुआ है, विस्फोट कहना चाहिए, साहित्य का बिल्कुल अंबार लगा हुआ है। और एक बात और है कि इसके कारण, क्योंकि देखिए एक संपादक नाम का जीव होता है, उसके स्क्रीनिंग के बाद रचना आगे बढ़ती है छपने के लिए। जैसे जी, सोशल मीडिया में संपादक नहीं है। हाँ, जो चाहिए से लिखिए, तो जो भी आप लिख देते हैं और 150 आपके होते हैं लाइक जो कर देते हैं, वो लाइक करने वाले, और आप समझते हैं कि हमारी रचना जो है इसको 100 लाइक मिल गए और ये बहुत बड़ी रचना है, बहुत श्रेष्ठ। सर कभी कभी तो लाइक भी गलत लग जाते हैं, लाइक नहीं करना चाहिए लेकिन अब परिणाम क्या होता है लगाते हैं। संजीव जी, इसमें क्या हुआ है कि अब लोगों के सामने एक बड़ी समस्या हो गई है, संकट है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। जी सर। पहले जो था कि छन करके आता था साहित्य, जी, उपन्यास, काव्य संग्रह, सब तो लोग उसकी सिफारिश करते थे कि ये पढ़ो। इस समय कोई सिफारिश करने वाला नहीं है कि ये पढ़ो। हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा आ गया है कि कोई पढ़ ही नहीं पाता, सिफारिश क्या करेगा, संस्कृति क्या करेगा। ठीक बात है वो और जी। और ये इंटरनेट के कारण जो विशाल, मैंने आप देखे कि एक जो हमारे पास ग्रुप सब जो आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, 250 लोग हैं, 250 लोग 250 कविताएं रोज दे रहे हैं। कौन पढ़ेगा इसको? कौन पढ़ेगा? तो अभी जो स्थिति है वो ऐसे है कि जैसे कोई बीमार हो और उसको पता नहीं कि क्या दवा खानी है, और वो जाए मेडिकल स्टोर में और अपनी पसंद का जो दिखाई पड़े दवा उसमें लिख के लेके खा ले, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। क्या उदाहरण दिया आपने, फैंटास्टिक। विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, बिना प्रेस्क्रिप्शन के खाएगा, मरेगा। अभी साहित्य के जो पाठक हैं उनकी स्थिति भी यही है, वो समझ ही नहीं पाते क्या पढ़े। जी, एक चीज शेयर करना चाहूंगा आप की अनुमति से, कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग पुराने समय में किताबें पढ़ते थे तो ये होता था जल्दी खत्म करो, दूसरी किताब पढ़ते हैं, तो पूरी किताब जल्दी जल्दी पढ़ जाते थे, अधिक समय देते थे। और कभी कभी तो कोई उपन्यास अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहला पन्ना से लेकर आखिरी पन्ना तक जब तक खत्म नहीं हो जाता था तब पे होता थोड़ी देर रुक जाओ, डिनर बाद में करेंगे। हाँ, सही बात है, ये नशा होता था। हाँ, तो मुझे लगता है उस नशे के का कारण पुस्तकें थी जी। डिजिटल में वो खुशबू नहीं आती इंक की और कागज की। देखिए, नशा को तो यही समझ लीजिए कि देवदास को बंगला में पढ़ने के लिए मैंने बंगला सीखी, जबकि मैं कलकत्ता बनारस में था जी, और उसका मुझे लाभ मिला क्योंकि जब छात्रावस्था में ही मैंने बंगला सीख ली थी देवदास को पढ़ने के लिए, क्योंकि मूल चाहता था कोई अनुवाद है, मूल कैसा है उसको पढ़ा जाए। ठीक बात है। तो उसका फायदा ये हुआ कि फिर मैं जब आज अखबार छोड़ करके मैं बैंक में गया, यूको बैंक में 81 3 साल तक रहा, तो कलकत्ता में रहा, यूको बैंक का हेड ऑफिस कलकत्ता, फिर उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर में मुख्यालय है उसका भी कलकत्ता में, वहां रहा। ओएनजीसी में तो कवि सम्मेलन में आया था 97 में, और यहाँ पर जो चेयरमैन थे, डायरेक्टर एक बहुत बड़े योग्य व्यक्ति थे, जौहरी लाल जी हैं अभी। जौहरी जी, हाँ, जौहरी लाल जी ने मुझे कहा कि आप ओएनजीसी में आ जाइए, तो यहाँ पर एक बड़े अधिकारी की, राजभाषा अधिकारी की आवश्यकता है। तो मैं तब आया, मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि कलकत्ता की जिंदगी छोड़ करके, और उस समय तो वानप्रस्थ ही था।
देहरादून आना तो वानप्रस्थ था, वानप्रस्थ इसके तो लिए। मन नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और आ जाओ, ये चले जाओ उसमें। तो फिर मैं आया, लेकिन कलकत्ता रहा। तो आपको एक बात बताना चाहूँ कि मुझे लगा नहीं कि मैं दूसरी जगह आया हूँ, क्योंकि बंगला जानता था मैं। अच्छा, उसका असर जो है असम में भी पड़ता है, क्योंकि हाँ, असम की लिपि भाषा भी वही बंगला लिपि तरह से। है। और इन सब की जो प्रारंभिक लिपि है वो तिरहुता है, मैथिली। मैथिली। ये चाची है। जी। इसी चाची से सब निकली है। एक राजभाषा अधिकारी के तौर पर आपका क्या अनुभव रहा कि जो शब्दावली डेवलप की गई है, जो तकनीकी शब्दावली जो डेवलप की गई है, जिस तरीके से हिंदी का उसमें प्रयोग और व्यवहार हो रहा है, क्या ये वास्तव में समाजग्राही है या उससे क्लिष्ट है? बहुत बड़ी बात आपने, बहुत बड़ा मेरी पीड़ा आपने छू दी, कमजोर नब्ज। मुझे लगता है कि जो मैंने 30 साल करीब राजभाषा में दिया, अगर वो दूसरे क्षेत्र में दिया होता तो मैं ज्यादा योगदान कर पाता। जी सर। तो राजभाषा को ये जो ऑफिसर लोग हैं, आईएएस लोग, नौकरशाही, वो कभी पसंद नहीं करेगी कि राजभाषा हिंदी में सारा काम हो। तो उसको कर भी दिया है इसी तरह से कि एक गृह मंत्रालय के अंदर एक राजभाषा विभाग बना दिया, जिसमें उसका जो सचिव होगा वो पुराना आईएएस ऑफिसर होगा। अब वो जो पुराना आईएएस ऑफिसर है वो अपने को समझता है कि मुझे निकालने के लिए इस विभाग में दे दिया गया है। तो क्योंकि इस मालदार विभाग है नहीं जी। सोचने के लिए मालदार, लेकिन जो प्रतिष्ठा राजभाषा विभाग के सचिव का है वो नहीं हो सकता। तो राजभाषा विभाग के सचिव की पोजीशन तो तड़ी पार वाली हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही जिला बदल। अब वो गुस्साया रहता है, तो वो अपना, अच्छा, सारा उसके नीचे जो जितने भी हैं सब एडहॉक है, कोई परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है परमानेंट। तो अब वो क्या होता है कि जैसे कि जो आपने कहा ना शब्दावली का, दो तीन चीजें हैं। 3 विभाग हैं गृह मंत्रालय के, राजभाषा विभाग के 3 शाखाएं जी। एक है हिंदी शिक्षण योजना जी। क्योंकि जब ये 60-65 के समय शुरू हुआ था, 68 के आसपास, जी। तो 65 के बाद, तो उस समय सबसे बड़ी समस्या थी कि लोग जो दूसरे क्षेत्रों में, हिंदी भाषी क्षेत्रों के अलावा, लोग कर्मचारी हिंदी नहीं जानते थे। तो पहली प्राथमिकता ये हुई कि भाई सबको हिंदी सिखाई जाए। तो हिंदी शिक्षण योजना को प्रमुखता दी गई। उसके बाद दूसरा हुआ कि भाई इसमें जो फाइलें हैं वो सब तो अंग्रेजी में है, तो स्वाभाविक है कि अंग्रेजी फाइल से हिंदी में करना लोगों को दिक्कत होगी। तो उनको जो शुरू किया जाए अनुवाद का काम, और अनुवाद के लिए कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दिया गया, और स्थायी जो साहित्य है उसको भी अनुवाद करने के लिए दिया गया। तो उसके लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो बना, अनुवाद का काम करता है और अनुवाद प्रशिक्षण भी देता है। और तीसरा जो है कार्यान्वयन कार्यालय, जो इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है हिंदी का वो देखने के लिए। तो बकवास है पूरा। अब एक जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, वो है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। उसका ये काम था कि लोगों को जो कि जितना काम डॉक्टर रघुवीर ने किया, उनके संपादन में, उनके नेतृत्व में देश के विभिन्न वैज्ञानिकों ने, सबने उसमें योगदान किया था। उतना काम ये अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी शब्दावली आयोग नहीं कर पाया। मुझे जैसे माइनिंग का जो कमिटी थी उसमें मुझे रखा था, क्योंकि तब तक वो राजभाषा के अधिकारी के रूप में मेरा स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी कलकत्ता में, तो उन्होंने मुझे रखा। और मेरी इसी बात पर लड़ाई होती थी कि भाई आप व्यावहारिक क्यों नहीं दे रहे हैं, आप ये कैंची लेकर के बैठे हुए कुतर के आप बांट रहे हैं, ये चलेगा नहीं है।
आप उस शब्दों का प्रयोग करिए जो कि लोग प्रयोग कर रहे हैं, और आपको लगता है कि अगर गलत है तो तभी आप उसी को रखिए, क्योंकि वो प्रयोग में है अभी, और आप जो बना के देंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा। ये सब। और कोई भी भाषा तभी समृद्ध और रिच हो सकती है जब वो प्रयोग में आने वाले दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करे अपने रूप में। अभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक छोटा सा शब्द लीजिए, रिपोर्ट, इंग्लिश का शब्द है, लेकिन उसको हिंदी में रपट कर दिया गया। ठीक है, रपट ही सही, लेकिन हिंदीकरण तो हुआ, एक पॉइंट। दूसरा मेरा ये कहना है कि ये जो अनुदित हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है ये कठिन है, ये गलत काम है। इसको व्यवहारिक उसका कारण अभी और ज्यादा खराब हो गया है। पहले तो एक अनुवादक रखा जाता था जी, जिसके पास एक दिमाग भी होता था, हाँ। अपने हिसाब से वो कोशिश करता था। अब क्या हुआ है कि वो गूगल ट्रांसलेशन को जो है सॉफ्ट ऐप, उसको दे देते, वो क्या कर देता है। अब एक मैं कल अभी व्हाट्सएप पर मैं पढ़ रहा था कि इस खबर के इस खबर को लिखने वाले, वो जबकि लेख था, वो और लेख था और उसको लिख रहा था खबर। तो मैं समझ नहीं पाया कि खबर क्यों कर रहा है, तो पता चला कि वो स्टोरी के लिए वो खबर लिख दिया। बताइए। तो ये चीजें जो है मैंने, वो ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, वो उसके लिए फिर उसके बाद आपको पॉलिशिंग करनी पड़ेगी। और पॉलिशिंग के लिए उससे ज्यादा समझदार, उससे ज्यादा योग्य अनुवादक होना चाहिए जो स्क्रीनिंग उसकी कर सके। मैं आपके साथ छोटा, सॉरी प्लीज, मैं वही कह रहा हूं कि अनुवाद भी जो है तभी चल पाएगा जब योग्य व्यक्ति, अनुवादक जो है उसकी पॉलिशिंग कर सके, फिनिशिंग टच दे सके। मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। मैं कई मंत्रालयों की या इंस्टीट्यूट्स की मीटिंगों में जाता हूं एज ए हिंदी एक्सपर्ट। जी, वैसे हिंदी मेरा विषय नहीं रहा, लेकिन मैं ऐसी हिंदी लिख बैठा हूं कि सब लोग मुझे एक्सपर्ट मानते हैं। मैंने तो हिंदी बहुत अच्छा, बहुत। बट तो मेरे को वहां क्या कार्यान्वयन दिखता है, नाम पट्टिका 2 भाषाओं में होगी, सेक्शन 3, हिंदी और इंग्लिश या अन्य प्रादेशिक भाषा। एक सुझाव पेटिका लगाई जाएगी जिसमें हिंदी के बारे में जो लोग सुझाव देंगे, एक कार्यशाला की जाएगी जिसमें हिंदी वाले अपने नियम और व्यवहार बताएंगे, एक आज का विचार की पट्टिका लगाई जाएगी, बहुत व्यावहारिक, आज का शब्द, हाँ। फिर तकनीकी डिपार्टमेंट वाले, तकनीकी शब्दावली वाले लोगों को बुला के कार्यशाला की जाएगी। अरे ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, तो जैसे कि एक कलछुल लेकर के समुद्र को उलीच रहे हैं, कलछुल लेकर समुद्र, तो ये नहीं। अच्छा, एक बार तकनीकी शब्दावली पर बात चल रही, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बहुत वरिष्ठ थे जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं। मैंने उनसे कहा, आप अनुदित भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, हिंदी को हिंदी रहने दीजिए। तो कहते हैं हिंदी का ओरिजिन तो संस्कृत है। तो हमने कहा फिर संस्कृत पढ़ाइए ना, आप तो संस्कृत की तत्सम शब्दावली ला करके अगर आप शब्दावली बनाना चाहते हो तो वो समाज को ग्रहण कैसे होगी। नहीं, इसीलिए देखिए हमारे पास उदाहरण है, हमारे पास संजीव जी उदाहरण है। वाल्मीकि रामायण बहुत अच्छा रामायण है, लेकिन लोकप्रिय जो है वो तुलसी का रामायण जो बोलचाल की भाषा, वाल्मीकि रामायण के श्लोकों, क्योंकि वो संस्कृत में है, भले ही उसका दुनिया भर में उसका हुआ हो, राम कथा का प्रचार तो वाल्मीकि रामायण से ही हुआ, लेकिन जो अभी जो है अगर देखें, मूल्यांकन करें तो तुलसी के रामायण को ही लोग जानते हैं, उसी को जानते हैं। रामायण पाठ उसी का होता है सर, उसी का होता है, रामायण कहने पर तुलसी का ही होता है। तो ये चीज जो है वो नहीं समझते हैं कि संस्कृताइज करने से नहीं होगा, मूल है कि लोग उसके लिए क्या करते हैं। मान लीजिए एक शब्द है खंती, हाँ, जिससे खून आ जाता है। हाँ जी। अब आपने
आपने देखिए, यही मैं ये उदाहरण में दे रहा हूं। वो खंती शब्द को नहीं प्रयोग करेंगे, खनित्र लिखेंगे। क्या है? अब ये मूर्खतापूर्ण जो है शब्दावली आयोग का के जो, क्योंकि वो सब क्लेरिकल दिमाग के होते हैं। हाँ वही और तो। ये शब्द निर्माण जो है क्लेरिकल दिमाग से नहीं हो सकता। इसके लिए भी साहित्यकार होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, जो मैं पकड़ सके। मैं आपसे अनुमति लेकर के अपनी एक तत्सम कविता पढ़ता हूँ, छोटी सी है, पिता के लिए। जरूर जरूर जरूर। तुम सौम्य गगन, तुम सूर्य सहज, पिता के लिए बोला। वाह। तुम सृष्टिकार, तुम मृदुमलयज, तुम सिति निशिकर, तुम ध्रुव तारक, तुम धैर्य प्रवण, तुम सुखकारक, तुम जीवन के आधार स्तंभ, तुम निर्देशक, तुम शुभारंभ, तुम प्रेमाणो, तुम सुख किलोल, मेरे अधरों के प्रथम बोल, तुम प्रथम वाह। बोली, तुम पहला पग, तुम क्रीड़ा कर, तुम पहला जग, तुम प्रथम संग, तुम अंतरंग, तुम नट तुरंग, तुम राग रंग। नट तुरंग मतलब वो जो अरे वाह। घोड़े के तरीके से पीठ पे बैठा था। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ। मेरे सुख हित तुम त्याग मूर्ति, तुम अथक कर्म, तुम अमर कीर्ति, तुम संचालन, तुम संसाधन, तुम अजर स्रोत, तुम पारगमन, तुम ही अक्षर, तुम वर्ण प्रखर, तुम शब्द रूप, तुम वाक्य सुगर, तुम ही शिक्षा, तुम संस्कार, तुम ही जीवन सब विधि प्रकार, तुम मधुर गीत संगीत राग, तुम सकल तीर्थ काशी प्रयाग, तम वाह। अभिनंदन, तम हृतबंधन, मम नमस्कार, मम आराधन। तो लिखते हैं, लेकिन हमारी भाषा शुरुआती भाषा ऐसी ही है, क्योंकि मैं हिंदी का नहीं था ना। सही बात। और सही दूसरी बात। चीज क्या हुआ कि महादेवी जी, पंत जी और निराला जी और प्रसाद जी का अध्ययन सबसे ज्यादा किया। हमारे शुरू की कविताएं वैसी हैं। बहरहाल लिखा भले, लेकिन अंत में हमने ये सोचा कि सरल भाषा पे आओगे तभी लोगों को तक बात पहुंच पाएगी, क्योंकि तो बात पहुंचेगी, बिल्कुल सही बात। आज हृदय लिखना नहीं आता आज की पीढ़ी को। राधा है। तो ये चीज है। अब एक लखनऊ में जो बस स्टैंड है, हाँ, चार बाग। वहां पर एक बाल गृह है, हाँ। बच्चों का घर। उसको लिखा हुआ था बाल गृह। ग्रह। तो ऐसी स्थिति में हमें सरलीकरण करना पड़ेगा, ऐसा मेरा सोचना है। नहीं, एक बात और है, केवल सरलीकरण की बात नहीं, व्याकरण की समझ लोगों में, भाषा देखिए, अगर भाषा आपको जिलानी है तो आपको उसके व्याकरण से बच्चों को बच्चे के स्तर पर ही ठोस करना पड़ेगा। गृह में और ग्रह में, बहुत सही चीज सही कही आपने। गृह में और ग्रह में अगर नहीं अंतर समझेंगे तो वो भाषा क्या सीख पाएंगे। ठीक बात है। अब आपके पत्रकारिता के यात्रा से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। कभी ऐसी स्थिति आई है जब किसी समाचार को की स्टोरी लिख के देने में विडंबना आई हो कि या दुविधा आई हो कि व्हाट टू डू? नहीं, वो तो मैं 1975 में जब आपात स्थिति लागू हुई थी तो मैं तो था ही उसमें समाचार संपादन। तो उस दिन तो पूरा पेज ही ब्लैंक छोड़ दिया गया था। अब बताइए कि हम लोग को ये खराब लगा कि भाई जो अखबार कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को का समाचार देने के लिए छपा हो, उसके समाचारों को स्क्रीनिंग करने के लिए दरोगा आए हमारे प्रेस में। बताइए। हद है। अब वो दरोगा ससुरा क्या जानता है, उसको क्या अकल है कि हाथी की सूंड किधर है, पूंछ किधर है। ये सब जो हुआ ना, वो तो हमने वो सब विसंगति हमने देखी है। सबसे बड़ा हुआ था जबकि उसमें क्या हुआ था कि दो घटनाएं पत्रकार के रूप में मुझे प्रभावित याद है जो जी। एक तो ये कि संजय गांधी जी का रुतबा था उस समय, इमरजेंसी का मतलब संजय गांधी प्रधानमंत्री थे एक्चुअली, डिफैक्टो। और हाँ डिफैक्टो।
और संजय गांधी की विशेषता थी, वो बोलते बहुत कम थे, इसलिए कोई इंटरव्यू नहीं देते थे। अब आज अखबार में उस समय जो प्रधान संपादक थे वो थे विद्या भास्कर, वो तेलुगु भाषी थे, बहुत बढ़िया आदमी थे जी। तो विद्या भास्कर जी ने मुझसे कहा कि देखिए कोई अखबार तो छाप नहीं रहा है संजय गांधी का इंटरव्यू वगैरह, क्योंकि वो देते ही नहीं और हो भी नहीं सकता है। कुछ आप कर सकते हो तो अपने करामात माने साहित्यकार के रूप में तो देखिए करके। तो मैंने क्या किया कि सर्किट हाउस में ठहरे होते, उस समय मेनका गांधी भी साथ में थी जी। तो सर्किट हाउस में ठहरे थे, दोपहर का समय था। मैं पहुंचा कार से और कार को बाहर ही रखने दिया, गाड़ी अखबार की गाड़ी को भीतर नहीं आने दिया। भीतर आया मैं तो पूछे कि उनका जो था दरमान था पहले, दरबान ने पूछा कहाँ किससे मिलना चाहिए, उन्होंने बताया कि संजय जी से मिलना है। तो कहा कि क्यों तो मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं संकट मोचन से, मंदिर से, तो उन्हीं को आशीर्वाद देने आया हूं। अब ये क्या होता है कि जरा एक धार्मिक हम लोग के संस्कार है, हाँ, तो वो बाहर निकले, दोनों निकले, ज्यादा पसीज जाते हैं लोग जल्दी, तो दोनों ने प्रणाम किया और दोनों ने प्रणाम करके बिठाया। फिर उसके बाद बातचीत शुरू हुई ऐसे ही फ्री में, क्योंकि वो पत्रकारिता का तो बात ही नहीं थी वहां पर। तो उसके बाद कहा कि नहीं आप खाना खा के जाएंगे हम लोग के साथ। अरे वाह। तो अब मुझे तो मौका चाहिए था, जितनी देर रहेंगे हम कुछ निकालते जाएंगे। और भोजन करते करते मैंने इतनी सामग्री निकाल ली कि अगले दिन वो लीड बन गया। लास्ट वाली किताब निकाल। हाँ, अगले दिन जो है लीड बन गया, वो मैंने इंटरव्यू के रूप में लीड समाचार गया। लोग चकित रहे पूरे उत्तर प्रदेश में कि भाई ये इंटरव्यू कैसे लिया, ये कौन है। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो इंदिरा गांधी को मैंने छुड़ाने के लिए जेल से, आपको याद होगा कि ये बलिया के थे द्विवेदी और दो बंधुओं ने विमान का अपहरण किया था। हाँ, भोला, हाँ भोला पांडे और एक द्विवेदी, एक द्विवेदी, बाद में वो लोग विधायक भी बना लिए गए। तो क्या हुआ कि वो जो बनारस में ही अपहरण का वो हवाई जहाज को उतारा गया था, तो इसको कवर करने के लिए भाई उसको करेंगे। तो एक मैं और मेरे साथ में एक और थे जो कि स्पोर्ट्स के देखते थे, वो दोनों हम लोग गए बाबतपुर, जो बाबतपुर हवाई अड्डा है, उस समय बहुत छोटा सा हवाई अड्डा था अभी। अब समझिए कि ये जाड़े के दिन थे, जाड़े की रात, और हम लोग जो है वो समझिए कि राहर के खेत में बैठे रहे 2 बजे रात तक। अच्छा। और ये था कि उनसे जो बातचीत होती थी जी, वो सुनाई पड़ता था। अच्छा, गूंज रही होगी वो जो आवाज आ रही थी, क्योंकि शांत था चारों तरफ, तो उससे आवाज से जो है मैंने कहा कि 2 बजे तक काफी सामग्री मिल गई है जी। और ये तय हो गया कि सवेरे 6 बजे वो यादव थे उसमें मुख्यमंत्री, वो आएंगे और फिर उसके बाद ये खत्म होगा। तो ये समाचार बना करके मैंने दे दिया और अखबार में छप गया। लेकिन उसके लिए जिस तरह से हम लोग को रात भर रहर के खेत में रोमांस करना पड़ा समाचार के साथ, ये दो। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा संजीव जी, मेरा एक तीसरा पक्ष भी है। जी बताएं। और वो है मैथिली का। हाँ, मैथिली का। मेरी मातृभाषा मैथिली है। और जैसे मैं हिंदी का प्रथम श्रेणी का
अग्रगण्य कवि माना जाता हूँ, साहित्यकार माना जाता हूँ, चलो, वैसे ही मैथिली में भी माना जाता हूँ। उसमें वाह वाह उसमें वाह। ऐसे ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता होगा कि दो भाषाओं में स्नातकोत्तर परीक्षा मान कक्षाओं में पढ़ाया जाता हो, वाह, जैसे हिंदी में ऐसे मैथिली में। ये बड़ी बात है। उसमें भी मैं गीतकार के रूप में चर्चित हूँ, ठीक बात। प्रतिष्ठित हूँ, और लेख कहानियां तो हैं ही। तो ये तीसरा जो पक्ष है वो भी महत्वपूर्ण है, जिसको हाँ, तो जो बोले अनदेखा रह जाता आप द्विभाषिक कवि या साहित्यकार हो गए हैं। है। दो आवी कवि। अभी अभी एक व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछना चाहूंगा। जी। व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि साहित्य के साथ समर्पित हैं आप, लेकिन इस साहित्य के अलावा आपका हॉबी क्या है? सबसे बड़ी बात तो है कि यात्रा हमारी समझिए कि एक आदत सी पड़ हो गई है। यात्राओं में रहना, कहीं खाना, किसी भी परिस्थिति में मैं रह सकता हूँ। जी सर। और तो ये जो है वो, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हॉबी का क्या कहें, जैसे चलना मैंने जब सीखा उसी समय तैरना भी सीखा। हाँ, मेरे घर के बगल में नदी थी, तो तैरना भी मैं बचपन में ही लगा था। उसका असर ये पड़ा कि जैसे बनारस में जब रहता था, तो गर्मी के दिनों में जब गंगा कम सूख हाँ, जाती थी, पानी कम जाता तो हूँ। मैं इस पार से उस पार तैर करके जाता था और नहा करके फिर लौटता। क्या बात है। ये एक बड़ा काम, आज तो हमको लगता है असंभव जैसा, लेकिन एक था दौर कि मैं कम से कम सप्ताह में एक दिन, वो क्या था, वो पंडा जी परिचित थे, पंडा जी परिचित हो गए थे बचपन से ही, हाँ, तो कपड़ा उनके यहाँ रख देता था और चला जाता था। 1.5 घंटा 2 घंटे में नहा करके तैरते हुए फिर आ गए। ये जो है बहुत बड़ा। नहीं, अच्छा, आपका हॉबीज अच्छा है। सच बताऊं तो मेरी भी पहली हॉबी है घूमना। मैं जी। मैं तो खैर किसी संस्था में नहीं रहा, तो अपने इस हिसाब से ही घूमता रहा, लेकिन 37 देशों की यात्रा हमने अभी तक कर ली। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अब अच्छा। 2 साल अगर खराब ना होते 20-21 कोरोना में, तो शायद 10-15 और कर लेते। और हो जाता है, हाँ 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 हाँ। आपको मैं अपनी एक कवि उसकी व्यंग की किताब से रूबरू कराना वाह, चाहता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हूँ। 51 अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकारों के कलेक्शंस हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हिंदी में था, बहुत। ये अंग्रेजी में भी ला रहा हूँ, क्या बात है, बहुत अच्छा। ताकि बाहर के लोगों को या अन्य भाषा भाषियों को भी उसका लाभ मिल सके। जी। दूसरी चीज, प्रवासी भारतीयों में या नॉन हिंदी नोइंग पीपल में के लिए हमने नीलू गुप्ता जी के साथ मिलकर अमेरिका में जो पहली किताब पब्लिश की हुई है। सरल हिंदी भारती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये प्रवेश जो हिंदी के सीखना चाहता है उसके हिसाब से वर्कबुक स्टाइल में बनाई। क्या और बात है, बहुत अच्छा। नीलू गुप्ता जी जिस कॉलेज में पढ़ाती हैं वो यही वितरित की जाती है, और ये अंग्रेजी से हिंदी सीखने का माध्यम बनी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज जो आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा, हमारी संस्थाएं 3 हैं। अनुस्वार पत्रिका, इंडिया नेट बुक्स पब्लिशिंग हाउस, और एक बीपीए फाउंडेशन एनजीओ है। इन जी। तीनों में से हम 4 पुरस्कार का सम्मान देते हैं। 2 व्यंग्य से संबंधित, एक आलोचना और एक रचना, और 2 कविता से संबंधित, एक स्त्री और एक पुरुष। और 2022 में हम सेटअप करने जा रहे हैं शिखर सम्मान अनुस्वार वेदव्यास पुरस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। इस तरीके से हम वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी हम एक मोबाइल लाइब्रेरी का प्रयास कर रहे हैं, क्या बात, क्या बात। 2022 में उसको सेटअप कर दें। अमेरिका वाला प्रयास तो आपको हमने बताया। जी।
किताबें जो हम पब्लिश करते हैं, अधिकांश किताबों को हम किंडल के साथ ही पब्लिश करते हैं, ठीक, प्रिंट मीडिया के अलावा किंडल बुक भी। और चूंकि बहुत अच्छा, जरूरी है। जी, चूंकि हमारी कंपनी अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है, तो इसलिए किंडल बुक्स आर ग्लोबली अवेलेबल। वाह, आप किसी भी देश में कहीं पर भी, क्योंकि हम Amazon.com के साथ जुड़ गए हैं, ये जरूरी है। Amazon.in, फ्लिपकार्ट और गूगल, इन सब के साथ जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह सब। तो ये हमने कहा थोड़ा सा आपको हम अपने समूह के नहीं, बहुत अच्छा। मुझे थोड़ा बहुत जानता भी हूँ आप, लेकिन इतना विस्तार के साथ नहीं जानता था। और संजीव जी, बात यह है कि कोई भी रचनाकार, उसकी हार्दिक इच्छा तो पहली यही होती है कि उसकी रचनाएं जो है किताब के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। अब और ये क्या हो, सामान्यतः यहाँ पर जो दिल्ली के जो प्रकाशक हैं, सामान्यतः मैं बता रहा हूँ, उनका टारगेट पाठक बहुत कम रहा है। डायमंड वगैरह को छोड़ दीजिए, तो बहुत कम जो है उनका टारगेट होता है पाठकों तक पहुंचे। तो वो क्या करते हैं कि वो पुस्तकालयों की खरीद के लिए इतना उल्टा सीधा दाम रखते हैं और लोगों तक पहुंचती नहीं, क्योंकि पुस्तकालय में डंप हो जाती है किताबें जी। सरकारी पुस्तकालयों में कोई पढ़ता तो है नहीं जी। अभी ओएनजीसी के ही उसमें विभाग से आए थे, वो कह रहे थे कि हम किताब लेना तो चाहते हैं, लेकिन जब देखेंगे 5 साल से कोई किताब ही नहीं इशू किया है, हम करें क्या करें, ये समस्या। लेकिन अमेज़न में क्या है सुविधा कि वो जहां जो बैठा हुआ व्यक्ति है, इच्छुक व्यक्ति है, वहां तक किताबें पहुंच जाती। जी सर, ये मेरा अनुभव जी। इसके अलावा अभी हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, विश्व व्यंग कोश। ठीक है, दशरथ ओझा की जो पुस्तक थी ना, नाट्य कोश, हाँ, उसी के हिसाब से एक शोध ग्रंथ के तौर पर बनाया। दूसरा, एक प्रवासी संगमन हमने सेटअप किया है, जिसमें प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष योजनाएं हम लागू कर रहे हैं। पहला जो हमने मतलब अनाउंस किया है वो है काव्य श्रृंखला। बहुत अच्छा। तो सारे विदेश में जो हमारे भारतीय हैं उनकी कविताओं का एक साझा संकलन हम बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, ताकि सबको एक जगह पर अधिकांश लोग हों जो पार्टिसिपेट कर लेंगे। और यदि आपकी नॉलेज कोई है तो उन्हें भी आप थोड़ा सा गाइड करें। मैं जरूर करूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा लोग आ जाएंगे उतना ही ज्यादा हिंदी व्यापक होगा। प्रवासी साहित्यकारों का जो योगदान है वो रेखांकित, जी बिल्कुल, लोग जान पाएंगे जी। और इसके अलावा हमने एक साक्षात्कार श्रृंखला शुरू की वीडियो पे, जैसा हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं वैसे ही एक लिखित ऑलमोस्ट सेम, जिसमें हमारे पास अब तक 78 एंट्री आ चुकी हैं और अनुमान है कि शायद 2 वॉल्यूम में हम साक्षात्कार पब्लिश करेंगे। ये 450 पेज हो चुकी है। हमारा टारगेट है 100 लोगों के लिखित साक्षात्कार। सबसे पहला साक्षात्कार हमने ममता कालिया जी का लिया, फिर सूर्यबाला जी का लिया, फिर उसके बाद में दामोदर खड़से वगैरह वगैरह सब। और आज सब तो हमारे मित्र ही है। सूर्यबाला जी बनारस की है, दामोदर खड़से जी से हमारी बैठक होती है पुणे से जी। अब अंतिम प्रश्न हम आपसे, प्रश्न नहीं है, निवेदन है कि आप नवोदित और उदीयमान साहित्यकारों के लिए, लेखकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ, जहां पर बाढ़ आई हो जी, तो वहां पर पहले अपने को बचाने का प्रयास करना चाहिए। अपने को बचाने का मतलब ये है कि इस समय जो रचनाओं की बाढ़ आई है उसमें मूल्यांकन करना कि मैं जो लिख रहा हूं वो कितना अच्छा है, कितना गलत है, कितना सही है, किस स्तर का है, ये मूल्यांकन उनको अपना ही करना पड़ेगा जी। पहले इसके लिए उस्ताद होते थे, गुरु होते थे, अब कोई गुरु को रखना नहीं चाहता, सब गुरु होकर के ही पैदा होता है क्या बात है। तो इस माने में गुरु का मन भारी भी तो होता है। तो पहले अब तो गुरु चेला हो गया गुरु, और गुरु हो गए तो जब आप खुद ही अपने को गुरु मानते हैं तो उस गुरु की भूमिका में भी आपको रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। यानी आपको अपनी समीक्षा
खुद करनी पड़ेगी कि मैं जो लिख रहा हूं वो जो अन्य जो बड़े लेखकों का जो रचना है उससे कहाँ हेठ है, कहाँ ऊंची है, कहाँ बराबर है, ये देखना भी आप ही का काम बनता है। ठीक बात। इस समय आत्मालोचन ये नई पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, और तभी जाकर के वो अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि अभी देखिए उनके पास, हम लोग के पास उस समय जो वो अवसर नहीं थे, इस समय अवसर बहुत मिल गए हैं, मंच ही मंच है, मंच ही मंच है। लेकिन आप अपने गुणवत्ता का मेंटेन करें, थोड़ी पठन पाठन करें, तो जैसा आपने कहा हाँ जी, करें तो उसके लिए करना पड़ेगा कि पहले तो इनपुट आप सही डालिए। सही बात है। इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट क्या होगा? ठीक बात। और इनपुट के लिए अच्छी पुस्तकें जो हैं, जो क्लासिक पुस्तकें, उनको पढ़िए। मुझे कोई जरूरत नहीं थी वाल्मीकि को पढ़ने की, लेकिन इसलिए इनपुट पढ़ता हूं, उसमें से मुझे जो मिलती है ऊर्जा, ये ऊर्जा ही लिखने के लिए बाध्य करती है, प्रेरित करती है, शक्ति देती है। सर मैं आपकी बात को डिटो करूंगा। आपका तो खैर पुराना अनुभव, लेकिन अभी मैंने लेटेस्ट जो किताब करी वो अहिल्या पर करी, अश्मा। जरा विनय को बोला था कदो अश्मा लेके आया। अश्मा के लिए हमने वाल्मीकि रामायण का पढ़ा, रामचरितमानस पढ़ा, 18 पुराण देखे। अठारह पुराण देखे। अब देख के लगता है कि अरे यार इसमें तो बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत है। फिर हमने एक माधवी करके एक कविता प्रबंध काव्य लिखा 300 पन्ने का, उसमें राजा ययाति की पुत्री माधवी के बारे में चर्चा की। जी 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 जी, उर्वशी आपको बताए, वासव दत्ता आगरा की गणिका, माधवी को भी बहुत झेलना पड़ा था, बहुत झेलना पड़ा था। अच्छा, उसके बाद हमने एक मॉन्यूमेंट पर किताब करी, कोणार्क। कोणार्क की कहानी, उसका वास्तु, उसका शिल्प, उसके बैकग्राउंड, वाई सब कुछ ऐसा हुआ, तो वो करी। मैं आपको पता आप अभी मुझे दे देंगे तो मैं कुछ, मैं अभी आपको भेज देता हूँ, संकलन और कविताएं भेजूंगा, और साथ में अनुस्वार। इसी के मैं फोन करता रहूंगा आपको। सर आई विल बी हैप्पी, जहां कहीं आपको लगे कि मेरी जरूरत है, आई एम ऑलवेज विद यू। आप याद करेंगे, हम हाजिर हो जाएंगे किसी गोष्ठी में, और कार्यशाला में, किसी भी जगह पर, किसी भी प्रवास में, कोई दिक्कत नहीं। अवश्य, बहुत अच्छा। और इसी के साथ हम आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा संजीव जी। मैं वही कह कि अनुस्वार विसर्ग दोनों साथ साथ मिल गया। विसर्ग का मतलब पूर्णता, वो शब्द की पूर्णता जो है विसर्ग से होती है। तो एक सेकंड में अपनी सीईओ से मिलवा देना चाहता हूँ आपको। हाँ हमारी भी सीईओ है और हमारे इंडिया नेटबुक्स की भी सीईओ है। क्या बात, क्या बात। नमस्कार जी। डॉक्टर नमस्कार। तो ध्यान रखिएगा मेरा भी जी। हमें सेवा कार्य में ही लगाया हुआ है, सबका ध्यान रखने के लिए। हमारी महिला मंडली है, ये आपको मिलवाते हैं हमारी नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सब मिल करके सबसे। तो ये त्रिमूर्ति लगी हुई सर सेवा में, साहित्य के 3 त्रिमूर्ति हो गए तो बस हो गया, सृष्टि हो गई। तो इस तरीके से लगे हुए हम लोग। और अंत में मैं अपना धन्यवाद आपको देना चाहूंगा एक बार फिर से, कि आपने बहुत कम नोटिस के ऊपर, बहुत कम सूचना पर हमारा आने का प्रस्ताव स्वीकार किया, और इतनी अच्छी बातें हुई।